गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि बच्चों के डिमांड के ऊपर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक थ्योरी टॉपिक लेके आया है और ये आपका सब्जेक्टिव है, जिससे थ्योरी पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी के बाद फिर आप जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत काम का है ये, बहुत थोड़ा सा याद करने का भी टॉपिक होता है। इसमें याद आप जितना ज्यादा कीजिए आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कहता उप सहसंयोजन यौगिकों को जटिल यौगिक भी कहा जाता है। उप सहसंयोजन रसायन क्या है आपसे पूछेगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कहता है केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम लोग जटिल यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब इस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग जो है पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जानेंगे, जटिल यौगिकों के बारे में जानेंगे। तो जटिल यौगिकों के का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा उप सहसंयोजन यौगिक। जटिल यौगिकों का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? उप सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। केमिस्ट्री का वह शाखा जिसमें हम लोग जटिल यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। सबसे पहला बात, फादर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर को कहते हैं। किसको कहा जाता है? वर्नर। और फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है। फादर्स ऑफ केमिस्ट्री क्या कहलाता है? एंटोनी लेवोजियर। और फादर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहते हैं या केमिस्ट्री को वर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नर। कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन एब्सेंट होते हैं। इसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा, इसमें कार्बन एब्सेंट रहेगा। और जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसका कुछ एग्जांपल इस तरीके से देखते हैं, जैसे मीथेन। मीथेन में कार्बन है, C2H6, इथेन है, बेंजीन है, ये फिनॉल है, ये एसिटिक एसिड है। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, ये सब जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कार्बन प्रेजेंट रहेगा, मतलब उसमें कार्बन हमेशा रहता है और ये फिक्स है कि कार्बन रहेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है नहीं रहते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं रहते। क्लियर है? सारी बात समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल में जैसे HCl, HNO3, NaCl, ये हो गया सिंपल, साधारण हो गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में एक डब्बा रहेगा, डब्बा के अंदर भी इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखा रहेगा और जिसके बाहर भी कुछ लिखा रहता है, तो ऐसे वाले कंपाउंड को हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो बॉक्स के अंदर या कुछ बाहर लिखा रहे तो ऐसे वाले कंपाउंड को हम लोग क्या समझेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझते हैं। अब सबसे पहला बात है कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट का मतलब साधारण लवण क्या होता है? साधारण लवण। सिंपल सॉल्ट का निर्माण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। जैसे एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड और बेस मिला देते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ये सबको पता है। एसिड बेस मिलने पर क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अम्ल प्लस क्षार मिलने पर लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार मिला देंगे तो लवण एवं जल बनेगा। जैसे NaOH HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बाहर हो जाएगा और प्लस में H और OH वाटर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जल प्लस लवण बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं सिंपल सॉल्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि KOH जो है, KOH और नाइट्रिक एसिड ये बेस है और ये एसिड। एसिड बेस रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो बताओ यहाँ से क्या निकलेगा?
KNO3 और प्लस में वाटर निकल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से निकलेगा क्या, NaNO3 और प्लस में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है। कहते सिंपल सॉल्ट में केवल एक ही प्रकार के कटायन और एक ही प्रकार के अनायन उपस्थित होते हैं, या तो धन आयन या तो फिर ऋण आयन, जो एक ही टाइप के होना चाहिए। एक ही टाइप का मतलब जैसे Na पर एक ही प्लस है तो बगल वाले पर एक ही माइनस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही टाइप के जो है कटायन और अनायन उपस्थित होता है। अब आ जाओ, हेमोग्लोबिन एक आयरन का एक जटिल यौगिक। हेमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है वो आयरन लोहा का आयरन का एक जटिल यौगिक होता है, याद रखना। हेमोग्लोबिन एक आयरन का जटिल यौगिक है। क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम का एक जटिल यौगिक। क्लोरोफिल जो सनलाइट से आता है, क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम का एक जटिल यौगिक होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट का एक जटिल यौगिक होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट का एक जटिल यौगिक होता है। ठीक है जी। अब आ जाओ, योगात्मक यौगिक क्या है या आणविक यौगिक क्या है। कहता है जब दो या दो से अधिक सरल लवण निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो उसे एडिशन कंपाउंड कहते हैं। मतलब ये जो सिंपल सॉल्ट है एक फिक्स रेशियो में मिलेगा। जैसे वाटर की अगर बात किया जाए तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर बात किया जाए तो 1 इसका कितना होता है 8, 1:8 में आता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु 2:8 में आ जाता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 बार है तो 2, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो 2:8। इसको काटेंगे तो 1 कितना में 4 में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक दो या दो से अधिक सरल लवण जो निश्चित अनुपात में हो, फिक्स्ड रेशियो में होता हो, उसे हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है, सारा बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे एडिशन सॉल्ट की बात किया जाए तो सबको एडिशन सॉल्ट में हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे KCl MnCl2 6 टाइम वाटर, KCl MnCl2 6 टाइम वाटर को कार्निलाइड बोला जाता है। ये एक एडिशन यौगिक है, योगात्मक यौगिक है। जैसे पोटाश एलम की बात किया जाए कि 2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 टाइम वाटर, इसको सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो पोटाश एलम हो गया। इसको भी एडिशन सॉल्ट बोलते हैं। उसी तरह मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे सबको जोड़ दो और FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6 टाइम वाटर को मोहर सॉल्ट बोला जाता है, मोहर लवण बोलते हैं जिसको हिंदी में। ये भी एक योगात्मक यौगिक है। उसी तरह क्रोम एलम का क्या होता है, तो K2SO4 Cr2SO4 का होता है 24 टाइम वाटर, इसको भी हम लोग क्रोम एलम बोलते हैं, ये भी योगात्मक है। अच्छा, इसको भी ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर ये अगर आया तो ये एक एडिशन सॉल्ट हो गया। तो इसी तरीके से एडिशन सॉल्ट होता है। एडिशन सॉल्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे सिंपल सॉल्ट को जोड़ने पर जो कंपाउंड बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे साधारण लवण को जोड़ा जाता है तो हम लोग का योगात्मक लवण का निर्माण होता है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड योगात्मक यौगिक के प्रकार, ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट का हिंदी होता है द्विक लवण क्या होता है, और एक जटिल लवण क्या होता है। कहता वह योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं लेकिन जलीय विलयन या जल में अपने अवयवी आयनों को विभक्त हो जाते हैं, उसे हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। ठोस अवस्था में तो अस्थायी होगा, परंतु जैसे जल में डालेंगे अपने आयन को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, तो उसे हम लोग जो है द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विक लवण। या तो वह योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको द्विक लवण बोलेंगे। जैसे कार्निलाइड को एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डाल देते हैं तो ये सब आयन में टूट जाएगा, जैसे K पॉजिटिव Cl MgCl इस टाइप से टूट जाता है। कार्निलाइड टूट जाएगा तो आपका ये कहलाएगा कौन सा, द्विक लवण। इसको भी तोड़ेंगे तो द्विक लवण, इसको भी तोड़ेंगे तो सबको तोड़ देंगे तो द्विक लवण का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता वह समूह, अच्छा, डबल सॉल्ट को लैटिस का
कंपाउंड भी कहा जाता है, लैटिस का मतलब होता है जालक यौगिक। तो द्विक लवण को चालक यौगिक भी कहते हैं। द्विक लवण में प्रत्येक परमाणु या परमाणुओं का समूह समान संयोजकता को दिखाता है। जैसे एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर क्या दिखाएगा, निगेटिव। समान संख्या में दिखाएगा, ऐसा नहीं कि एक पर एक पॉजिटिव तो दूसरे पर 4 निगेटिव आ जाएगा, तो इस तरीके से नहीं दिखाता है। अब आ जाओ, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जटिल यौगिक क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स यौगिक। ठीक है, कहता है वह योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होता, मतलब कोई भी आयन टूटता नहीं है। जब आयन ही नहीं टूटेगा तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। उसे हम लोग जो है उपसंयोजन यौगिक के श्रेणी में रखा गया। कहता हुआ मॉलिक्यूलर यौगिक जो ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, मतलब खोता नहीं है, जैसा वैसा ही रहेगा। ठोस अवस्था में हो या फिर जलीय विलयन में उसको अगर डाल देते हैं, एक सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो अपने स्टेबिलिटी को खोता नहीं है, अस्थायित्व को नहीं खोएगा। तो अस्थायित्व को जैसे नहीं खोता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक सोल्यूशन में डालने पर सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में टूटता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक सोल्यूशन में डालने पर कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन में ही टूटता है। तो ये सारी बातें था इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अब आज जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक सोल्यूशन में गया, ये आयन के रूप में टूट गया, तो ये एक तरह से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एडिशन सॉल्ट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आयन में यहाँ 4 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो टोटल आयन की बात किया जाए तो यहाँ 5 हो गया। कितना हो गया, 5। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो 3 1 कितना हो गया, 4। यहाँ 3 और 1 कितना हो गया, 4। इस तरीके से आयन की संख्या अगर पूछेगा सबका तो ये 4 हो गए। क्लियर है, आगे बढ़े। अगर हम बात किया जाए द्विक लवण और उपसंयोजन यौगिक के बीच में अंतर बताना है, तो इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है, इसका अस्तित्व जलीय विलयन या ठोस अवस्था दोनों में रहता है। यार आपसे पूछ लेगा द्विक लवण एवं जटिल लवण में अंतर, तो जटिल लवण का भी एग्जाम्पल यही है और द्विक लवण का ये है। जलीय विलयन में ये पूर्ण रूप से आयन में विभक्त यह वियोजन हो जाता है और वो टूटता नहीं है। ये आयनिक यौगिक होते हैं और इसमें कोई उपसंयोजन बंधन उपस्थित नहीं होता है, उसमें जो उपसंयोजन बंधन उपस्थित होता है। ये जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देता, वो नहीं खोता है। ठीक है, द्विक लवण में धातु आयन अपने समन्वय संयोजकता को दर्शाता है, और ये जो है 2 तरीके के संयोजकता को दर्शाता है, एक प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। तो इन दोनों को संयोजकता की बात किया जाए। अब आपसे अगर बात कर लेगा कुल आयनों की संख्या, जैसे ये K4 है तो K पर पॉजिटिव, ये 4 बार है तो 4 उधर जाकर बॉक्स पर, 4 निगेटिव, तो टोटल आयन 1 और प्लस मैंने 4 + 1 टोटल आयन कितना हो गया, 5। इसमें अगर बात किया जाए तो इस पर 3 पॉजिटिव, इस पर 1 निगेटिव, तो 3 1 4 टोटल 4 हो गया। यहाँ अगर बात किया जाए 3 है, इस पर 1 निगेटिव, 3 जो इसका नहीं इस डिब्बे वाले पर है तो 3 जो है इसका निगेटिव, इस पर पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, तो 3 है 4। तो इस तरीके से सब आयन की बात किया जाए तो आयन आपका ये निकालने का तरीका है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहला बात है कोऑर्डिनेशन इन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसंयोजन मंडल या समन्वय मंडल क्या होता है। सबसे पहला बात इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स के बारे में समझेगा। इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इस बॉक्स को। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस बॉक्स को कहा जाता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर जैसे K4 है आपको, तो इसका नाम होगा आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर या डायरेक्ट इसको आयंस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, आयंस। यहां पर ये बात लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं CMA, सेंट्रल मेटल एटम। इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। इसको बोलेंगे लिगेंड। इसको बोलते हैं
हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन है, पहचान करने का तरीका है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, लिगेंड Cn हो गया, सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं Fe को, ये आयन है जो बाहर में रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रचार हम लोग देख लिए। अब देखो यहाँ पर ये भी क्या है, एक प्रकार का आयन है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है, लिगेंड है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इस तरीके से हमारा बात बन जाता है। चलिए आगे बढ़े, वही सब सारी चीज के बारे में लिखा हुआ है। जटिल यौगिक जो है ब्रेक डाउन होता है किसमें किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और काउंटर आयन में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और काउंटर आयन में। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और सेंट्रल एटम और प्लस लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या रहेगा वो देखना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये बॉक्स होता है, इसमें रहेगा CMA सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड रहता है, क्या रहता है, लिगेंड रहता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर में जो आयन होता है उसको काउंटर आयन भी बोलते हैं। या चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड में हो, उसको काउंटर आयन के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, याद रखना। चलिए अब देखिएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, या इसी को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। लिगेंड सबसे पहला अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है। जैसे लिगेंड यहाँ पर Cn हो गया और यहाँ पर Fe हो गया, तो Cn पर जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर हमेशा ये किसको देता है, लिगेंड को देता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसी को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोला जाता है। ये जो बॉन्ड बनेगा देने में ना, लोन पेयर जब देता है तो ये बॉन्ड बनता है, तो इसी बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। और ये किसको दे रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को देगा। किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को। कौन दे रहा है, लिगेंड देगा। लिगेंड अपना लोन पेयर, कौन सा लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर चाहे उसमें एक हो लेकिन हमेशा एक ही देगा। तो लोन पेयर जो है ये किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को दाता है, डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, ये लुईस बेस कहलाता है, जो देगा लुईस बेस कहलाएगा, ठीक है जी। क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर जिसके पास प्रेजेंट रहेगा उसको लुईस बेस बोलते हैं। अभी सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो लुईस एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, लुईस एसिड। अब बताए जटिल यौगिकों में विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जटिल यौगिकों का विभिन्न प्रकार, विभिन्न टाइप, अलग अलग टाइप। कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिकों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें अगर बात कर ले हम लोग कि ये अलग अलग टाइप से होते हैं, तो अलग अलग टाइप से पहला नंबर का कटायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इतने टाइप के, ये 3 टाइप के जनरली यौगिक उप सहसंयोजन यौगिक के प्रकार है। कटायन, अनायनिक और न्यूट्रल। कटायन में क्या होता है, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट धनायन होते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होते हैं, धनायन। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये वाला पॉजिटिव पार्ट होता है, ये वाला जो डब्बा होता है ना पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है वो धनायन में होते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट किस रूप में होगा, धनायन में, यहाँ पॉजिटिव वाला होगा। ये भी सब पॉजिटिव है, यहाँ भी ये पॉजिटिव दिख रहा है और ये पॉजिटिव दिख रहा है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो धनायन में होते हैं उसे हम लोग कटायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। अब इस कंडीशन में जो ये बॉक्स देख रहे हैं ना, बॉक्स हमेशा और हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना नेगेटिव में, ये बॉक्स देख रहे हैं ना नेगेटिव में, जब आपका बॉक्स नेगेटिव में आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अनायनिक कंपाउंड। अच्छा एक बात, ये क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं कि बताओ K2 Fe K3 Fe Cn का होल 6
ये बताओ कौन सा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कटायनिक है या फिर अनायनिक है। तो याद रखना, यदि डब्बा के लेफ्ट साइड, यदि बॉक्स के लेफ्ट साइड कोई भी मेटल रहे तो इस कंडीशन में डब्बा समझना निगेटिव में है। क्या है? निगेटिव में है। समझ गए ना। तो जब सी निगेटिव है तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझेंगे। अगर कुछ भी लिखा रहेगा लेफ्ट साइड में तो समझ लेना डब्बा पॉजिटिव है, तो डब्बा पॉजिटिव है तो ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझेंगे। तो इस तरीके से कटायनिक और अनायनिक में अंतर हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर न्यूट्रल कुछ लिगेंड होते हैं। कहता है इस प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट उदासीन होते हैं। उदासीन में ना आगे होगा ना पीछे होगा। याद रखना ये बॉक्स है, बॉक्स का ना आगे होगा और ना ही पीछे होगा। जब आगे पीछे कुछ भी ना रहे तो उसी कंडीशन में इसे हम लोग न्यूट्रल जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आता है यदि काउंटर आयन लेफ्ट साइड में हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनायनिक होगा। यदि काउंटर आयन का मतलब जो बॉक्स के आगे और पीछे रहता है उसको काउंटर आयन के नाम से भी जानते हैं या आयन के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि काउंटर आयन लेफ्ट साइड, ये बॉक्स है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड में काउंटर आयन हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनायनिक होगा, क्योंकि लेफ्ट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और यदि काउंटर आयन राइट साइड में हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कटायनिक होगा। यदि काउंटर आयन ना हो तो न्यूट्रल लिगेंड होगा। चलिए अब बताना है यहाँ पर कि कौन सा जो है कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अनायनिक, कटायनिक या न्यूट्रल। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो ये अनायनिक हो गया। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये कटायनिक हो गया। ये न्यूट्रल हो गया, कुछ भी नहीं आगे पीछे। ये प्लस है, ऐसे भी कटायनिक हो गया। ये माइनस है, ऐसे भी अनायनिक हो गया। अब आता है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन क्या है। इसको अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल इसमें लगता है। कहता है इसमें पहला बॉन्ड है आयनिक बंधन, दूसरा है सहसंयोजन बंधन, तीसरा है कोऑर्डिनेशन बंधन। ठीक है जी। आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन को वैद्युत संयोजन बंधन भी कहा जाता है। कहता आयनिक बंधन का निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा जब तक आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस करता है। और ऋण आयन का निर्माण, ऋण नेगेटिव कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और पॉजिटिव कब आएगा? इलेक्ट्रॉन जब दान करता है। कटायन, अनायन, अनायन, कटायन। ठीक है जी। इस तरीके से इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है आयनिक बंधन में। ये आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड जैसे सोडियम NaCl की बात किया जाए तो सोडियम जो है 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान किया तो यहाँ पर ये क्लोरीन 288 हो गया। देखो ना, तो जैसे दान किया तो सोडियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर कैसा आ गया? नेगेटिव। और ये बन गया कंपाउंड NaCl। ये आपका आयनिक कंपाउंड है। इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है जी। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। अब जैसे KCl का अगर बात किया जाए 288 हो गया। यहाँ पर पोटेशियम का 2881 एक इलेक्ट्रॉन दान किया है और क्लोरीन ग्रहण किया है। तो यहाँ पर पहले क्या था? 2881 था। अब ये था 2 8 और 7 था। एक इलेक्ट्रॉन दान किया, इसके पास चला गया तो 288 हो गया, 288 हो गया। इस 7 8 बन गया, एक खत्म तो 288 288 दोनों के इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये आयनिक कंपाउंड है, इसके बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है?
कोवैलेंट बॉन्ड जो साझा करके बनता है, साझा मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में लल्ला लोन पेयर होता है। इस तरीके से सिंगल वाला दोनों बॉन्ड उठ के यहाँ पर चला गया, अब इधर भी ऐसा होता है और इसका भी सिंगल लूप होता है, तो दोनों उठ के यहाँ पर चला गया, बोला और साझा करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं। तब जैसी पार्टनरशिप बनाएगा तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनेगा। ठीक है जी। उसी तरह N2 के निर्माण में भी है, N2 ट्रिपल बॉन्ड लेता है, O2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड लेता है, यही आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। इस तरह वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना है। अब तीसरा बॉन्ड जो होता है, तीसरा बॉन्ड जो होता है वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आप पेज नंबर 7 तक ही रहने दें, कल हम पेज नंबर 8 से बताएंगे। पेज नंबर 8 के बाद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, तो इसी के साथ असेंशन समाप्त करते हैं। कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए बाय।